Welcome dosto to the very first episode of The Growth Show, a place where we talk about hustle, hard work and what it really takes to change those dreams into reality. तो ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये एक मोमेंट है फॉर एवरी स्टूडेंट, हसलर और ड्रीमर जो अपनी कहानी खुद लिख रहा है. And what better way to kick things off than with someone who had literally cracked greatness. 100 percentiler in JEE Mains 2024, Meet Parekh. या जेई निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है एंड उसमें भी 100% लाना इज लाइक अलग लेवल की अचीवमेंट. सो इन दिस पॉडकास्ट यू आर ब्रेकिंग डाउन हिज जेई जर्नी, इमोशनल मेंटल टोल एंड द इंसेन लेवल ऑफ डेडिकेशन इट रिक्वायर्स. तो चाहे तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, रिमेंबर वन थिंग दैट ग्रोथ इज अ माइंडसेट एंड अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. सो लेट्स गेट इनटू इट. वेलकम टू द ग्रोथ शो. सो मीत, आई अज्यूम कि मोस्टली जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे वो आपको जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनके लिए लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन. और आप अपने बारे में कुछ ऐसा भी बताओ जो हमें नहीं पता. Hello everyone, I'm Meet Parekh. I'm from Rajkot, Gujarat. I got 100 percentile in JEE Mains 2024 and I'm currently pursuing BTech CSC from Triple IT Hyderabad. Okay. So what was your motivation to start J as a career? Like, was it a mentor, a late night documentary, childhood fascination, or something else? So basically like 11th 12th के लिए हमें या तो साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स कोई एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है. तो और पहले से ही मुझे मैथ्स और साइंस दोनों में ही ज्यादा इंटरेस्ट था, लाइक बहुत पहले से फोर्थ फिफ्थ से ही. तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही था कि 10th के बाद मैं साइंस लेने वाला हूँ, ए ग्रुप ही लेने वाला हूँ. तब मुझे जेई के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था पहले से. लेकिन जब 8th के बाद या फिर 9th में आके जब रिसर्च किया थोड़ा बहुत 11th 12th साइंस स्ट्रीम में क्या हो सकता है ऐसा सब कुछ, तब पता चला कि जेई की एग्जाम भी हम दे सकते हैं ताकि हम आईआईटीज एनआईटीज या ट्रिपल आईटी जैसी एग्जाम कॉलेजेस में एडमिशन ले सके. तो और मतलब जेई एक बहुत ही लाइक बड़े लेवल पे नेशनल लेवल की कंपटीशन है. तो बिकॉज मुझे कंपटीशन पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद थी, तो आई आई थॉट लाइक जेई देना तो बहुत ही अच्छा आइडिया होगा. सबसे फैसिनेटिंग आइडिया लगा था. तो और 9th और 10th के हमारे जो मैथ्स के टीचर थे उनसे भी बात हुई थी कि 10th के बाद साइंस के ग्रुप ले सकते हैं और फिर मतलब जेई की प्रिपरेशन कर सकते हैं वगैरह. तो ऐसे ही जेई के बारे में स्टार्ट हुआ था मेरा. ओके, तो आपने बताया कि लाइक काफी पहले से आपको साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट था. तो आपने डेडिकेटेड जेई के लिए प्रिपरेशन कब से शुरू करी? ओके, सो मैंने जेई की लाइक एक्चुअल प्रिपरेशन 11 से स्टार्ट की. जब मैंने लाइक जेई के लिए कोचिंग में एडमिशन लिया तब से ही जेई की प्रिपरेशन शुरू की थी. उससे पहले मतलब मैं नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट ही था. Okay. So walk us through a typical day in your J journey. Like, how was a day in your life every day? Okay, so I wasn't actually early bird type of student. I was more of a night owl type student. Like यूजुअली मैं 7:30 या 7 to 7:30 के बीच उठता था सुबह, और फिर हमारी क्लासेस 8:30 से दोपहर की 1:30 बजे तक रहती थी. तो और सिंस मेरा कोचिंग मेरे घर से नजदीकी था, तो मैं घर पे आके लंच करके फिर वापस 3 to 3:30 के आसपास मैं वापस कोचिंग ही चले जाता था. और मतलब मैं वहाँ पे जाके जो हमें सेल्फ स्टडी रूम होता है, कॉमन सेल्फ स्टडी रूम, वहाँ पे ही पढ़ता था. मेरा मेन टारगेट था डेली का कि जो हमें टीचर जो भी वर्क दे रहे वो पहले तो मैं डेली टू डेली कंप्लीट करता रहा. तो लाइक 3 PM या 3:30 PM में वापस आता था और फिर 8 o'clock तक वापस आ जाता था. और रात को डिनर के बाद भी मतलब 10:30 या 11 o'clock के बाद लाइक फिर से पढ़ाई शुरू हो जाती थी, या तो रिवीजन या तो फिर कोई वर्क बचा है वो. और फिर या लाइक यूजुअली 1 AM या 12:30 to 1 AM तक रात को जगता था. और फिर अगर कोई वर्क बाकी है तो आई ट्राई कि मैं अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद ही सोऊं.
या तो फिर अगर सारा वर्क हो गया है तो वही कि अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, नहीं तो फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज है करने को तो वो कर लो। ओके, सो द इंटरेस्टिंग थिंग आई फाउंड हियर कि आपने जो बताया कि बस डेली का काम डेली करो, सो आई थिंक दैट हेल्प्ड हम्म। अ लॉट। देखो हर जर्नी में अपने डार्क मोमेंट्स होते हैं, लाइक देयर दिस वन टाइम व्हेन यू आर लाइक कि ब्रो अब और नहीं हो रहा है। सो व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू एंड हाउ डिड यू कोप अप विद इट एंड व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू गेट थ्रू इट? या लाइक डार्क मोमेंट्स शायद कह सकते हैं कि एक जो स्टार्टिंग में ही था, 11th जस्ट ज्वाइन किया उसके 2-3 महीने के बाद ही, क्योंकि लाइक जब हमने 11th ज्वाइन किया जी के लिए तो उसके पहले तो लाइक जब टेंथ टेंथ में ऐसा ही लगता था कि ठीक है हम 11th ज्वाइन करके जी एग्जाम होगी उसमें भी टॉप करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही लाइक 11th में ज्वाइन करके क्लास मतलब पढ़ाई शुरू की या तो फिर एग्जाम्स लेनी शुरू की, मेरी खुद की बैच में देखा, हमारे सेंटर में कॉम्पिटिशन्स देखी, और मतलब 2-3 महीने बाद हमारी एक ऑल इंडिया टेस्ट भी हुई थी, तो तब भी पता चला कि जो कंपटीशन चल रही है ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब वो इतनी आसान नहीं है जितनी आसान हमने पहले से ही सोचा है कि ठीक है जेई टॉप कर लेंगे। क्योंकि मैं कोई पहले से ही सारी एग्जाम्स टॉप करता था ऐसा कुछ नहीं था मेरा, मतलब वो नीचे मतलब एकदम नीचे नहीं, लेकिन टॉप रैंक नहीं रहता था, बीच में ही रहता था ऑलमोस्ट। तो मतलब वही है कि स्टार्टिंग में ऐसा लगा लाइक ऐसा सडन ऐसा हमें रियलाइजेशन हुआ था कि नहीं इतना भी आसान नहीं है जेईई का, तो मतलब तब कह सकते हैं थोड़ा डाउन फील हुआ था, लाइक आई वाज ओवरवेल्म्ड ऑफ दिस रिजल्ट्स की, मतलब एग्जाम्स थी कि मेंस की या फिर एडवांस की, तो मतलब पहले से ही ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो अब लगा था कि मतलब है तो मुश्किल चीज, लेकिन वही है कि एक तो मेंट टीचर से भी बात हुई थी, और मतलब पेरेंट्स भी वैसे सपोर्ट करने के लिए, मतलब पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि ठीक है अभी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो पढ़ाई करते जा, लाइक लास्ट तक इम्प्रूवमेंट होता ही रहेगा, तो इसलिए मतलब वही है, मैंने खुद पे थोड़ा फेथ रखा कि नहीं अभी मैं अगर खुद का लाइक डेली का काम डेली कर रहा हूँ, और मतलब अगर जो मैं अभी कर रहा हूँ वो कंटिन्यू करते रहूंगा तो धीमे धीमे लाइक इम्प्रूवमेंट आ ही जाना चाहिए, तो मतलब वही है कि खुद पे फेथ रखा, तो मतलब वो काफी हेल्प किया कि हाँ लाइक थोड़े 2-3 महीने बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा, उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा, तो मतलब जैसे जो जो वो हम इम्प्रूवमेंट देख रहे थे उससे मतलब थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि नहीं सही है, हम अगर करते रहेंगे तो आगे जाके मतलब अच्छा हो जाएगा ऐसा। ओके, सो आई बिलीव कि सक्सेस इज नॉट जस्ट आउटकम ऑफ स्टडीज, उसके पीछे लाइक बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस इन्वॉल्व होते हैं। सो आपको अपनी यही करने के लिए क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ी, सोशल लाइफ, हॉबीज या और कुछ? आ, सोशल लाइफ लाइक अगर हम सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो या आई लेफ्ट लाइक सोशल मीडिया अकाउंट्स मैंने बंद कर दिए थे, एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे मैं एक्टिव था, लाइक और वो भी मेजरली स्टडीज के लिए ही। और सोशल लाइफ में वही है कि जो रिलेटिव्स की यहाँ पे कोई फंक्शंस होते हैं तो सब में भी जाने के बदले हमारे या तो क्लासेस होते हैं, या तो कोई एग्जाम की पढ़ाई कर रहे होते हैं, या खुद एग्जाम होती है तभी तो वो भी नहीं जा पाते। तो वही है कि मतलब रिलेटिव्स भी हमारे लाइक पेरेंट्स को बोलते हैं कि मीट को नहीं देखा वगैरह, तो एक वो भी है कि वो सोशल लाइफ भी मिस की मैंने। बाकी हॉबीज में डेफिनेटली आई वुड से कि जो हम 10th तक या उससे पहले फ्रेंड्स के साथ कभी भी क्रिकेट खेल सकते थे, या फिर ऐसे ही सोसाइटी में घूमने जा सकते थे, तो वो सब बहुत हाँ बंद ही हो गया था। तो मतलब वही है कि 11th 12th की जेई की जर्नी शुरू हुई तो उसके बाद मतलब पढ़ाई पे बहुत ही ज्यादा फोकस शिफ्ट हुआ था, हॉबीज और वो सब काफी कम हो गई थी, लेकिन आई वुड से एक हॉबी थी मेरी, आई एम ऑल्सो तबला प्लेयर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला। So I continued playing tabla up to 11th, and 11th end के बाद I had to stop like stop playing तबला every day, but वही मतलब जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं फिर भी वो कंटिन्यू कर लेता था तबला। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग एंड ऑनेस्टली तबला के लिए भी एक अलग ही स्किल सेट चाहिए होता है।
बट मुझे ये जानना है कि जैसे आप 10th से 11th में जाते हो, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है आपके पढ़ाई में, आपके पढ़ाई के तरीकों में, और आप जो पढ़ रहे होते हो उस हर चीज़ में। तो उस टाइम पे कैसे इतना पंक्चुअल और डेडिकेटेड रहे कि आप सोशल मीडिया से भी दूर रह रहे हो और आप अपनी हॉबीज वगैरह को भी थोड़ा साइड कर रहे हो, आप लोगों से भी नहीं मिल रहे हो? हाँ या डेफिनेटली लाइक 10th तक तो जो मेनली हम एनसीईआरटी कर रहे थे तो वही है कि वही प्रॉब्लम्स हम या तो या अगर मैथ्स है तो वही प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं 5-10 बार, या तो अगर साइंस है तो पूरी एनसीईआरटी कर रहे हैं और क्वेश्चन आंसर जो आईएमपी क्वेश्चंस बोलते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जेई में ऐसा नहीं होता। जेई में तो लाइक बहुत ही ज्यादा स्कोप है क्वेश्चंस के लिए। तो मतलब नए नए क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो हमें सर होमवर्क कर देते हैं वो, या तो फिर हमें क्लास में जो करवाते हैं तो वो भी मतलब रिवाइज करना पड़ता है। तो मतलब वो डेली किया और मतलब एक टाइम के बाद बुक्स में से क्वेश्चन सॉल्व करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि हमें लाइक कोचिंग से या सर सर ही लाइक देते हैं एग्जाम्पल कि हमें ये बुक भी सॉल्व करनी चाहिए अगर हमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मतलब जब जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था तो मैं दूसरी बुक्स से भी क्वेश्चन सॉल्व करता था। और वही बेर मिनिमम चीज तो है कि जो सर ने होमवर्क दिया है वो तो डेली कंप्लीट करना ही है। तो एक वो एक कंप्लीट करने की जो बोल सकते हैं ना कि अ, वही है कि डेली का डेडिक लाइक पंक्चुअलिटी रखने के लिए वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि हाँ आज सबसे पहली चीज तो ये करना ही है। तो मतलब एक बार शुरू हो गया तो आगे हम कंटिन्यूस करेंगे। तो मतलब वो जो एक चीज थी डेली करने की, तो उसके बाद दूसरी चीज करने का भी टाइम मिलता था। तो मतलब तो वो बहुत ही हेल्प किया। प्रायोरिटाइज करके एकदम। सो आई बिलीव कि स्ट्रेटेजी के बिना जीतना इज इम्पॉसिबल। लाइक हर चीज के लिए वी नीड अ डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी और अ प्लानिंग फॉर दैट। सो व्हाट वाज योर स्टडी प्लान फॉर एवरी डे? ओके मतलब एक तो मतलब जो एग्जाम होती है हमारी हमारे लाइक एग्जाम ऐसे होती थी कि मंथ में 2 बार लाइक आफ्टर एवरी 2 वीक्स वी हैड वन एग्जाम। तो उसके लिए मेनली मतलब जो डेली का वर्क करने के बाद भी जो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के जो हमारा एग्जाम का सिलेबस था उसका रिवीजन करने पे मैं फोकस करता था। तो मतलब जब 11th 12th चल रहा था तब तो मतलब 11th और 12th के भी स्टार्टिंग के टाइम तक मैं सेम ही स्ट्रेटेजी फॉलो करता था कि जो हमारी एग्जाम होने वाली हो संडे की, तो एटलीस्ट 3 to 4 डेज के पहले में सारी की सारी नोट्स जो हमारी सब्जेक्ट्स लाइक जो टॉपिक्स की एग्जाम होने वाली है वो मैं अच्छे से रिवाइज कर लूँ और सफिशिएंट लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूँ। और मतलब मोस्टली मैं केमिस्ट्री में रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस रखता था, क्योंकि मतलब मैं ऐसा मानता था कि अगर कोई चीज याद रखने में मुझे मुश्किल हो रही है तो मैं उसको लिख के याद रखने की ट्राई करता था। तो केमिस्ट्री में वो चीज मुझे काफी हेल्प की थी। बाकी ओवरऑल वही है कि तीनों सब्जेक्ट में जो एग्जाम के पहले प्रैक्टिस किए हुए प्रॉब्लम और उसके बाद जब हम एग्जाम के दिन जो सॉल्व करें और एग्जाम खत्म होने के बाद फिर से जो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं हुए उसको सॉल्व करें, ये तीनों चीज मिलके लाइक बहुत ही हेल्प की है स्ट्रेटेजी के लिए। और डेली टारगेट्स तो मैं यूजुअली नहीं रखता था। मैं आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ वीकली टारगेट्स ऐसा कुछ रखता था या लाइक पूरे लाइक ये डेट तक ये सब सब्जेक्ट्स की टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, या फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो उसके पहले ये सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो मतलब एक वो रखा था और वो जब जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था तब तक मैं कंप्लीट कर लेता था। और ये भी जरूरी नहीं है कि मतलब अगर मैंने सोचा है कि आज मैं ये सारे क्वेश्चंस कर लूंगा तो आज के आज ही हो जाएंगे। कभी कई कई बार ऐसा हुआ ही है कि मैंने सोचा है कि आज तो इतने सारे कर लूंगा, लेकिन एंड ऑफ द डे पता चला है कि आधे क्वेश्चंस हुए या 70% क्वेश्चंस ही हुए। तो मतलब उसको मैं ट्राई करता था कि नेक्स्ट डे पहले वो कंप्लीट कर लूँ उसके बाद ये स्टार्ट करूँ। और अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज ज्यादा है तो मैं वीकेंड पे शिफ्ट कर देता था। लाइक वीकेंड पे संडे पे जो टाइम मिलता था तो तभी भी वो जो क्वेश्चंस बाकी रह गए वो मैं कंप्लीट करने की ट्राई करता था। Okay. तो मी along with every aspirant जो जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, उन्होंने ये चीज रियलाइज करी होगी
कि प्रिपरेशन के टाइम पे स्कूल को और कोचिंग को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने उसे कैसे लिया? हाँ, लाइक हमारे स्कूल के टाइमिंग्स लाइक जो कह सकते हैं कि कोचिंग के साथ टाइड अप था, तो मतलब बहुत ही कम टाइम में जाना होता। लाइक मंथली हमें अ, हाँ, हर वीक में एक बार होता है। लाइक मेनली इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए, लाइक जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे हमारे स्टेट बोर्ड के, उसके लिए जाना होता था। तो मतलब वो क्लासेस तो मैं अटेंड करता ही था, और उसके बाद जो हमारी लाइक 11th एंड के एंड में जो एग्जाम आई, और फिर 12th में भी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के टाइम जो एग्जाम आई थी, उसके लिए आई थिंक आई वुड गिव मैक्सिमम 3 days की, जिसमें मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता था, और आई ट्राई टू सॉल्व द लाइक रिटन क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज होती थी, वो सब मैं सॉल्व कर लेता था। तो मतलब ये चीजें से भी मुझे हेल्प मिली थी कि जो स्कूल का, या फिर कह सकते हैं कि स्पेशली जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन है, वो भी साथ में कर पाऊँ। और रही बात की मेन बोर्ड्स की, क्योंकि मेरा स्टेट बोर्ड था, तो मेरा बोर्ड लाइक मार्च में था। तो आई थिंक 10 days के पहले मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और मतलब वो भी है कि केमिस्ट्री में तो जो एनसीईआरटी रीडिंग होती है बोर्ड्स के लिए, तो वो दोनों दोनों के लिए हेल्प करती है। जैसे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग बोर्ड्स के लिए भी हेल्प करती है, और जेई के लिए भी हेल्प करती है, क्योंकि जेई में भी काफी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। तो मतलब मेजर टाइम में उन्हीं सब चैप्टर्स को देता था, कि जिसमें मतलब जेई में भी मुझे काफी बूस्ट मिले, और बाकी बोर्ड्स का भी मतलब आई आई ट्राई टू लाइक कंप्लीट सिलेबस फॉर एग्जाम्स। एंड उसके बाद 3-4 प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व किए थे, लाइक वो इनफ थे बोर्ड्स के लिए। तो मतलब बोर्ड्स बोर्ड्स जैसे ही मैंने हैंडल किया था, कि आई थिंक एक एक वीक पहले जो एनसीईआरटी रीडिंग्स और वो सब स्टार्ट कर दी थी। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, और वो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बुक्स पब्लिश करती है वो, तो वो सब क्वेश्चंस देख लिए थे, उससे हेल्प मिली थी बहुत। ऑनेस्टली मैं और पीपल अराउंड मी जब हम लोग प्रिपेयर करते थे जी के लिए, हम लोग एनसीईआरटी को बिल्कुल हम्म। ध्यान नहीं देते थे। हम्म। और बस वही नहीं करा हमने। हाँ। तो जो मतलब आपने बोर्ड्स में बताया था जी स्टार्टिंग में। जी के लिए केमिस्ट्री एनसीईआरटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मतलब 11th का तो हम्म। ठीक है, मतलब अगर 11th के हम स्पेसिफिकली स्कूल के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वो उतना जरूरी नहीं है। लेकिन जो जेई के लिए एनसीईआरटी के चैप्टर थे, मतलब मेनली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के चैप्टर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की रीडिंग, वो सारी चैप्टर्स की। तो वो मतलब जेई में भी मुझे बहुत हेल्प की थी, और मतलब अगर जेई के लिए या फिर बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो दोनों में ही हेल्प की थी एनसीईआरटी रीडिंग। ठीक है। तो आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आपको बहुत स्टार्टिंग से ही साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट था, है ना? बट हम्म। जैसे आप 11th में आते हो, जेई की प्रिपरेशन शुरू करते हो, तो आपको उसके अंदर भी चॉइसेस मिल जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो आपको उसमें से कौन सा सबसे अच्छा लगता था और कौन सा सबसे बुरा लगता था? और जो बुरा लगता था उससे आप कैसे कोप अप करते थे? ओके, सो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट बोले तो आई थिंक फिजिक्स फिजिक्स और मैथ्स मुझे काफी पसंद थे। और केमिस्ट्री में वही है कि जो याद करने की चीजें है, वो मतलब थोड़ी परेशान करती थी। बाकी केमिस्ट्री में भी जो फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट है, वो भी बहुत अच्छे लगते थे। और मतलब इसमें इसमें फिर से लाइक मैं कह सकता हूँ कि और दो ऑप्शन आ जाते थे, मेंस के लिए प्रिपरेशन और एडवांस के लिए प्रिपरेशन। क्योंकि अगर हम एग्जाम्स देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि मेंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, और एडवांस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कैसे मार्क्स आ रहे हैं। तो मेरे लिए ऐसा था कि मेंस में मेरा लाइक मैथ्स बहुत ही वीक था। और उसका मेन रीजन यही था कि एक तो मेरी स्पीड बहुत स्लो थी। लाइक मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, मेरा लाइक पेपर सॉल्विंग का ऑर्डर मेजरली यही रहा था कि मैं फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और उसके बाद मैथ्स करूँ। तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम दे देता था, ताकि मुझे मैथ्स में बहुत कम टाइम मिल रहा है। तो मेंस में पहले से ही वो चल रहा था कि मेरे मैथ्स में बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हो। और वही है कि कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी उतने हो जाती थी। और बाकी एडवांस एडवांस के एग्जाम में ऐसा होता था कि केमिस्ट्री और मैथ्स में ठीक मार्क्स रहते थे, कंपैरेटिवली फिजिक्स में कम मार्क्स रहते थे। तो मतलब कह सकते हैं कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में से
मैथ्स थोड़ा टफ लग जाता। और अगर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से मुझे थोड़ा फिजिक्स टफ लगता था। और अगर बात करें कि इसको सॉल्व कैसे किया, तो आई थिंक जो मेंस 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 की मैथ्स है, तो मेनली तो हमारी लाइक टीचर से बात हुई, और हमें उन्होंने ही लाइक बताया था कि एक बार आप मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो। तो जब प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, तो मतलब अगर रिसेंट ट्रेंड भी सबने देखा ही होगा, तो फिजिक्स बहुत ही लाइक शॉर्ट आता है या फिर आसान आता है कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो फिजिक्स में टाइम एलिमिनेट किया, लाइक टाइम को शॉर्ट करने की ट्राई की कि हो सके उतना फिजिक्स में टाइम कम दे। और सिमिलरली केमिस्ट्री को भी टाइम कम दे, क्योंकि मेंस की मैथ्स ही ऐसी है कि लेंथी बहुत ही रहती है। अगर क्वेश्चंस डुएबल हो फिर भी बहुत ही लेंथी रहते हैं मेंस के मैथ्स। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी यही थी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम थोड़ा मैंने कम किया, ताकि मुझे मैथ्स को ज्यादा टाइम दे पाऊँ। और दूसरी बात कि जो पीआईक्यूज के मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे, उसको मैंने रिपीटेटिवली सॉल्व किया, लाइक हर टाइप के क्वेश्चंस एटलीस्ट दो तीन या फिर ज्यादा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, ताकि मतलब जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक वो टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए। लाइक मैथ्स में वही हुआ कि मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप के सब चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ताकि मतलब जब फाइनल मेंस का दिन था तो तब मैं कह सकते थे कि थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैथ्स मतलब जो जो इनिशियली जितना मैथ्स मेरा वीक रहता था उसके कंपेरेटिवली जो फाइनल डे था, उसमें मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं मैथ्स अच्छा ही जाएगा। तो मेंस के लिए मतलब मैंने वही है कि पीआईक्यूज ने बहुत ही ज्यादा हेल्प की मुझे मेंस के मैथ्स के लिए। और एडवांस फिजिक्स तो लाइक एडवांस फिजिक्स में बहुत ही कह सकते हैं या तो टफ लगता था, या तो फिर उसके मार्क्स कम आते थे इसलिए टफ लगता था। तो मतलब उसको सॉल्व करने के लिए मेन वही है कि जो उसके बेसिक्स है उसको अच्छे से मतलब समझने की ट्राई की। क्योंकि उसके बाद अगर बेसिक्स सारे क्लियर है ना, तो उसके बाद हम मतलब फिजिक्स के क्वेश्चंस आगे के खुद से भी हम डिराइव करने की ट्राई कर सकते हैं। तो एक मतलब मैंने फिर से मतलब हर चैप्टर के बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज किया। तो मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया, ऐसा भी नहीं कि एक बार मैंने रिवाइज करके फिजिक्स एकदम से स्ट्रांग हो गई। क्योंकि एडवांस में आई एम श्योर कि अगर आप को फिजिक्स पहले से अगर टफ लग रहा है, तो एक बार में ही ऐसा नहीं हो जाएगा कि फिजिक्स एकदम से अच्छा हो गया। हाँ, तो लाइक एक बार फिजिक्स से रिवाइज की, फिर मतलब उसमें भी एडवांस के पीवाई के सॉल्व किए। आई एम थिंक अच्छी वर्मा के क्वेश्चन और फिजिक्स गैलेक्सी के क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किए कि जिससे भी मुझे मिली अंडरस्टैंडिंग में। तो मतलब ये सब करने के बाद ही कह सकते हैं कि एडवांस के फिजिक्स में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। तो मतलब यही था मेरा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेंस में मैथ्स थोड़ा टफ लग रहा था, और एडवांस में फिजिक्स। हम्म। सो वी कैन कंक्लूड कि कैसे सही कर आपने बहुत मेहनत करी है। हाँ, लाइक इम्प्रूवमेंट के ओके। लिए करनी ही पड़ेगी। दैट्स इंडीड सो ग्रेट दैट यू गॉट द रिजल्ट यू वांटेड। सो आपने जैसा बताया कि मैथ्स का आपका जब लाइक मेंस का मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता था तो आपने टीचर्स वगैरह ने सजेस्ट करा। तो आपके अकॉर्डिंग लाइक क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट था आपकी जी जर्नी में, कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प या फिर सेल्फ स्टडी? ये तो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प मतलब हम पूरा उस पर रिलाई करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। एक ये मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट एक एज अ सपोर्टिंग पिलर जैसा है कि या तो फिर हम हमें ठीक मतलब एक सर से हम गाइड ले, या तो फिर हम कोचिंग से गाइड ले, मतलब गाइडेंस के लिए जरूरी आई आई से। और मतलब कोचिंग में जाना ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई भी एक सर को फॉलो कर रहे हो, तो वो आपको उनको फॉलो करना जरूरी है। लाइक वो जैसे गाइड कर रहे हैं उनको फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब मैं जो कोचिंग के सर को फॉलो करता था, तो वो मतलब एक सजेस्ट करते थे कि हम ये बुक सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमें डेली क्वेश्चंस देते थे, डीपीपीस देते थे, वो सॉल्व करना तो मतलब कंपलसरी टाइप ही था। और बाकी जो सजेस्ट करते थे बुक्स, उसमें से हम सिलेक्ट करके मतलब हमें अगर ये बुक सॉल्व करनी है तो ये कर सकते हैं। मतलब वो सर तो ऑप्शन दे देते, फिर वो हम पे ही है कि हम क्या सिलेक्ट करके कौन सी बुक कर रहे हैं। तो और वो भी मतलब सर ऐसा भी मतलब कोचिंग से ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि आपको करनी ही करनी है। तो मतलब काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी पे आ ही गया। लेकिन क्या लाइक आई वुड से कि कोचिंग या फिर कोई भी एक सर की गाइडेंस के अंडर आपको 6 की पढ़ाई करनी जरूरी है। और बाद में लाइक खुद का भी
डेडिकेशन और मोटिवेशन इतना होना चाहिए कि आप कंटिन्यूअसली डेली खुद से लाइक मेहनत करते रहो और मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते रहो या फिर प्रैक्टिस करते रहो। तो आई थिंक सेल्फ स्टडी का भी इतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक जो मैंने बोला कि वो भी जरूरी है। हम्म। तो बुक्स या स्टडी मटेरियल्स, आपको कौन सी चीज ज्यादा हेल्पफुल लगी? मतलब अगर स्टडी मटेरियल्स में आप रीडिंग की बात कर रहे हो और अगर बुक्स में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहे हो, तो आई वुड से क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बुक्स ज्यादा हेल्पफुल रही है मेरे लिए। क्योंकि हम्म। उसका एक मेन रीजन यही था कि जो सर कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ा रहे तो तब अगर हम अच्छे से क्लास नोट्स बना ले या फिर ठीक से मतलब हाँ वही है कि सर सर ने जो समझाया वो अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गया, कोई भी डाउट है तो तभी सर से ही पूछ लिया और क्लास नोट भी अच्छे से बना ली, तो आई थिंक एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल्स की आपको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वो आपने एक बार थियरी ठीक से समझ लिए क्लास के टाइम ही सर के साथ ही, तो आई वुड डेफिनेटली से यू शुड पिक प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स ओनली। प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक से मतलब बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, आप खुद से न्यू न्यू प्रॉब्लम्स ट्राई करो रादर देन कोई ऐसी बुक्स की जिसमें ऑलरेडी मतलब ठीक है वो भी हेल्प कर सकती है कि जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन आई वुड स्टिल प्रेफर कि आप मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स खुद से ट्राई करो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप किसी बुक का रेफरेंस ले रहे हो या फिर किसी सॉल्यूशन का रेफरेंस ले रहे हो, वो ठीक है। लेकिन मेरे लिए मेरे केस में यही था कि थियरी वगैरह के लिए मैं क्लास नोट्स पे ज्यादा प्रेफरेंस रखता था और प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स का यूज करता था। और बाकी इसके अलावा जैसे मैंने अब तक कई बार ऑलरेडी बोल चुका है कि जो डीपीपीस करना लाइक डेली का काम, डेली जो डेली प्रॉब्लम्स है वो करना तो काफी इम्पोर्टेंट था ही। हम्म। आपकी ऑफलाइन कोचिंग का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है आपके, तो ऑनलाइन लर्निंग का कितना कंट्रीब्यूशन रहा आपके रिजल्ट पे? या डेफिनेटली ऑनलाइन लर्निंग का मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन है तो सही मेरे रिजल्ट में। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं एकदम ऑफलाइन ही पढ़ाई करता था और ऑनलाइन कुछ हेल्प नहीं ली थी, क्योंकि अगर मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो मैं क्यों ना यूटिलाइज करूँ। तो definitely I followed many channels on YouTube। और मतलब वही है कि मैं अलग से कोचिंग मतलब कोचिंग तो ऑनलाइन कोचिंग से हेल्प लेने से ज्यादा मतलब यूट्यूब पे जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका मैंने बहुत काफी यूज किया था। जैसे कि मुझे मान लो फिजिक्स में कोई टॉपिक में डाउट आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं वो टॉपिक का नाम यूट्यूब पे सर्च करता था। और मतलब मैं ऐसा सामने से आपको नहीं बोलूंगा कि आप यही चैनल को फॉलो करो, यही चैनल को देखो। आई वुड सजेस्ट यू टू एक्सप्लोर योर सेल्फ कि आप दो तीन चैनल्स को या फिर यूट्यूब चैनल्स को आप देखो, उनके वीडियोस देखो, कोई सर अलग अलग सर से वीडियो देखने की ट्राई करो। अगर आपको कोई टॉपिक पे डाउट हो रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये टॉपिक मेरा वीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली यूट्यूब पे जाके उसकी लाइक हेल्प लो और मतलब अलग अलग चैनल से सर से पढ़ो और ट्राई करो कि मतलब समझ में आ जाए। मतलब अगर आप दो तीन बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर का मुझे इजीली समझ में आ रहा है, तो मतलब आप उसके बाद उसको फॉलो कर सकते हो। मेरे केस में मैं कह सकता हूँ कि फिजिक्स में मैं फिजिक्स गैलेक्सी चैनल को फॉलो करता था अच्छे से। और वही है कि अन अकेडमी फिजिक्स वाला वो जो भी और वो अलग अलग कोचिंग्स की जो यूट्यूब पे वीडियोस है वो सब भी मैं देखता था। और अभी तो मतलब आई एम श्योर कि बहुत सारी चैनल्स यूट्यूब पे आ गई होगी। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार सारी केमिस्ट्री की या फिर फिजिक्स की कोई भी अच्छी जो टॉपिक में आपको डाउट है उसकी भी चैनल्स एक्सप्लोर करो। मैं अभी रिसेंटली मतलब देख रहा था, मेरी बात हुई थी एक चैनल से, अल्फा केमिस्ट्री क्लासेस है, आप उसके वीडियोस लाइक आई वुड सजेस्ट कि आप देखो उसके मतलब उसमें भी काफी इंटरेस्टिंगली कंसेप्ट समझाया है, तो आप एक वो भी देख सकते हो। बाकी मैथन वो जो चैनल है वहाँ से भी मैं यूजुअली मतलब जो जनरल अनाउंसमेंट रहती है जेई के रिलेटेड वो भी फॉलो करता था मैं। और बाकी ऑनलाइन कोचिंग का मतलब सिर्फ यूट्यूब के अलावा रिसोर्सेज भी मतलब आपको पता होगा शायद बहुत सारी वेबसाइट भी है जो
पीवाईक्यूज, मतलब जहाँ से आप पीवाईक्यू इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने उसका भी हेल्प लिया था। और बाकी अ, दूसरी कोचिंग की टेस्ट सीरीज है, अगर वो भी आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि आपको और पेपर सॉल्व करने चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरी कोचिंग के भी जो एग्जाम मतलब जो एग्जाम पेपर्स है वो भी आप फॉलो करो। तो मतलब मुझे टेलीग्राम से भी रिसोर्सेज मिल जाते थे, जो टेलीग्राम पे भी मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो वो भी मैं यूज करता था। और बाकी यूट्यूब से भी मैं काफी हेल्प लिया था। आपने जो मेंशन करा पीवाईक्यूज का, कि आप और साइड से पीवाईक्यूज वगैरह भी सॉल्व करते थे, तो आपके अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज का कितना इंपॉर्टेंस रहा, और व्हाट वाज योर अप्रोच टू सॉल्व दोस पीवाईक्यूज? ओके, सो मेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो मतलब मेंस में जो मेरा मेन फैक्टर है स्कोर इम्प्रूवमेंट का, जो कह सकते हैं कि जो मेरा एवरेज स्कोर, मतलब एवरेज ठीक है, मतलब जो मेरा पहले ऐसा स्कोर चल रहा था कि 200 210 उसके आसपास मेरे मार्क्स रहते थे। लेकिन आई थिंक कि जो पीवाईक्यू सॉल्व किए मैंने, जिस तरह से मैंने सॉल्व किए, उसके बाद जो मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है, लाइक उससे 240 250 और एंड तक 280 तक मैं पहुंचा था। मतलब आई हैव लाइक मेरे खुद के भी मार्क्स में कभी 300 तो नहीं आए थे। ऐसा नहीं है कि मैं फुल मार्क्स लाया हूँ पहले से ही। लेकिन इम्प्रूवमेंट काफी मतलब अच्छा हुआ है जब से पीआई सॉल्विंग मैंने स्टार्ट किया था। और पीआई सॉल्विंग की मेरी मेन स्ट्रेटेजी यही थी कि एक तो चीज जो मैंने पहले आपको बताई कि मेरा मेन गोल था कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम शॉर्ट करना था, ताकि मैं मैथ्स को टाइम ज्यादा दे पाऊँ। क्योंकि पीआई देखोगे तो भी पता चल जाएगा कि मैथ्स के पेपर काफी लेंदी रहते थे, तो आपको उसको सफिशिएंटली इनफ टाइम देना ही पड़ेगा। लाइक आई एम श्योर मोर देन 1.5 आवर्स आपको मैथ्स को देने ही पड़ेंगे, अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो मतलब मेरा सबसे पहला गोल ये था कि मैं मैथ्स को ज्यादा टाइम दूं। उसके बाद मतलब जो पेपर सॉल्विंग के टाइम सिली मिस्टेक्स हो रही है या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, वो मतलब मैं याद रखूं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ऐसा कहूंगा कि आज के पेपर में तो मैं एक भी मिस्टेक करूंगा ही नहीं। अगर हो रही है तो मतलब मैं जब उसके बाद मैं देखूंगा कि हाँ ये सिली मिस्टेक हुई है, तो मैं उसको मतलब ऐसे ऐसे नहीं करने वाला हूँ कि अरे यार ये तो मेरा सिली मिस्टेक से मार्क्स चला गया, मेरे तो इससे इतने ज्यादा ही मार्क्स आते हैं। उसके मतलब मैं मतलब वो मिस्टेक को मैं अच्छे से ध्यान देता हूँ कि मैंने इस टाइप की सिली मिस्टेक की है, तो मैं मतलब मेक श्योर करूंगा कि इसके बाद की एक भी एग्जाम में मेरी ये टाइप की सिली मिस्टेक्स ना हो। क्योंकि मतलब मैंने भी मॉक्स एक साथ लाइक कह सकते हैं, जो मैं 2024 का पेपर दे रहा था, तो मतलब 2023 के मॉक्स मैंने जब दिए, तो मतलब कह सकते हैं कि लाइन में ऑर्डर में ही दे रहा था मैं। तो मतलब बहुत सारे पेपर्स थे, तो मुझे पता है कि मैं इस पेपर में मैंने गलती की है तो ठीक है, लेकिन इसके बाद वाले पेपर में मैं सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगा। और उसके अलावा कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी बहुत सारी रहती है, तो मतलब वो भी आपको मतलब अगर आपको आपकी सॉल्विंग प्रोसेस भी याद है कि मैं क्या सोच रहा था ये स्टेप लिखने के टाइम, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हुई है यहाँ पे। तो मतलब अगर मैं दूसरी बार सेम चीज सोच रहा हूँ कैलकुलेट करने के टाइम, तो मैं ट्राई करूंगा कि ये सेम मेंटालिटी की वजह से मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक ये क्वेश्चन में रिपीट ना हो। तो मतलब पीवाई यूज करने से एक तो जो मुझे टाइम मैनेजमेंट का बेनिफिट मिला है, और तो मिस्टेक्स कवर करने का भी बेनिफिट ज्यादा मिला है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज थी पीवाई क्यू सॉल्व करने में, वो ये थी कि जब आपका पेपर खत्म हो रहा है, तो मतलब आप उसके मार्क्स देख के उसको छोड़ दो, ऐसा मत करो। आपका पेपर खत्म हुआ, आप मार्क्स वेरीफाई करो, और आप वो वेरीफाई करो कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से क्वेश्चन में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। और वो भी वेरीफाई करो, अगर आपका क्वेश्चन सही है लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन में मुझे मान लो 10-15 मिनट से ज्यादा टाइम चला गया क्योंकि मैं कुछ मिस्टेक कर रहा था या फिर कुछ मुझे हिट नहीं कर रहा था एग्जाम के टाइम, तो मतलब वो सारी चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वो हो गया। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए लेकिन ज्यादा टाइम गया, वो भी देखना पड़ता है। जो क्वेश्चन गलत हुए वो भी देखो, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए एग्जाम के टाइम, वो भी आप लाइक एग्जाम के बाद डेफिनेटली आपको एनालिसिस करते टाइम देखना चाहिए। तो जो पीवाई क्यूज मैंने सॉल्व किए, उसका जो मैंने एनालिसिस किया, उससे मुझे स्कोर बूस्ट करने में बहुत ही हेल्प मिली। तो
आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एवरीवन टू एनालाइज, जो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको अच्छे से एनालाइज करो। तो लाइक रिवीजन के लिए आपका कोई स्पेशल मेथड या कोई तरीका जो आप फॉलो करते थे जो आप शेयर करना चाहोगे? आई थिंक स्टूडेंट्स के बीच में काफी पॉपुलर होगी ही स्ट्रेटेजी, और अगर आप 11th में अभी आ रहे हो तो आपको शायद ना बताओ। ब्लॉक स्ट्रेटेजी करके है, जो मतलब या तो यूट्यूब पे भी आपको कहीं पे मिल जाएगी, या फिर हमें सर के द्वारा भी पता चला था। तो मतलब हमने अपने खुद के स्टडी प्लानर के लिए, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ जब 12th का सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद रिवीजन की। तो जो मेंस के लिए और एडवांस के लिए दोनों के लिए रिवीजन में जब कर रहा था, तो मतलब एक ब्लॉक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था, जिसमें मतलब सिमिलर टाइप के चैप्टर्स के ब्लॉक्स बना के, मतलब वीक वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके या फिर डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब टारगेट रखे कि ये वीक में ये सब्जेक्ट के ये 3 चैप्टर, या फिर ये 3 चैप्टर इस सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो मतलब ऐसे जो ब्लॉक वाइज मैं पूरा सिलेबस को रिवाइज करने की ट्राई किया था, वो मुझे काफी हेल्प किया था। और मतलब जब मैं रिवीजन कर रहा था तब मेरा मेन गोल था कि मैं जो भी, मतलब मुझे उतना आइडिया होगा अब तक कि ये चैप्टर मेरा बहुत वीक है, या ये चैप्टर मेरा बहुत काफी स्ट्रांग है, या फिर ये चैप्टर में मैं मॉडरेट लेवल पे हूँ अभी। तो जो चैप्टर मेरा वीक है उसको मैं ज्यादा टाइम देके उसकी नोट्स भी मैं अच्छे से पढ़ता था। तो जो चैप्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, या तो फिर ये तो मैंने रिसेंट में किया था और मुझे अच्छे से याद भी है, तो मैं उसको कंपैरेटिवली कम टाइम देता था दूसरे चैप्टर्स को ज्यादा टाइम देने के लिए। तो मतलब वो भी है कि जो जो चैप्टर्स को मैं अगर नोट्स रिवीजन करने में मैं कम टाइम दे रहा हूँ, तो उसको मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज्यादा टाइम मिल रहा है। और जो चैप्टर मुझे लग रहा है मेरा कि वीक है, तो उसमें मैं मतलब बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस पे जंप करने से पहले अपना कॉन्सेप्ट को मतलब मैं इम्प्रूव करने की ट्राई करता था, कि अगर मुझे लग रहा है, मतलब मुझे खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अगर मैं क्वेश्चन करने बैठूंगा तो मान लो सॉल्व हो रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ माई लो कॉन्फिडेंस उसमें काफी ज्यादा टाइम जाएगा। उससे अच्छा मैं उसको रिवीजन अच्छे से कर लूँ। तो मतलब अगर एक बार मैं क्लास नोट्स वगैरह अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहा हूँ, तो मतलब यू कैन सी कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे तुम, रादर देन रिवीजन के बदले डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। उसके उससे अच्छा है जो चैप्टर आपको लग रहा है कि मैं वीक हूँ थोड़ा, तो कोई बात नहीं, मतलब पहले अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मतलब रीजन में यही है कि जो ब्लॉक स्ट्रेटेजी और उसके साथ साथ मैं नोट्स और या पीआईक्यूज और क्वेश्चन सॉल्विंग, मतलब अगर पीआईक्यूज वो चैप्टर के कम है तो उसके क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा रखता था, बाकी एटलीस्ट पीआईक्यूज तो जो मेंस के थे। तो आई एम श्योर, आई थिंक 3 to 4 years के पीआईक्यूज मैंने सारे के सारे कर लिए थे, इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड। और अगर टाइम मिल रहा है तो मैं पीछे पीछे एटमोस्ट 10 to 15 years तक क्या होगा, लेकिन वो कुछ चैप्टर्स में ही होगा। मोस्ट ऑफ चैप्टर्स आई ट्राई टू सॉल्व लास्ट 4 years पीवाईक्यूज, एंड आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर मी, क्योंकि मेजरली सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाते हैं, और हमें ये भी पता चल रहा है कि रिसेंटली किस टाइप के क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो मतलब वो काफी हेल्प किया, जो ब्लॉक स्ट्रेटेजी है और जो पीवाईक्यूज है रिवीजन के टाइम। ओके, तो अब तक तो जैसे हमने जर्नी के बारे में बात करा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जेई डे, लाइक इट्स द फाइनल डे। व्हाट वाज गोइंग इन योर हेड? लाइक वर यू नर्वस, कॉन्फिडेंट, क्या? ओके, तो लाइक मेरा जो जेई का एग्जाम था वो मिडल ऑफ द वीक था। लाइक जो जेई का फर्स्ट डे पे भी मेरा एग्जाम नहीं था, लास्ट डे पे भी एग्जाम नहीं था, बीच में था। तो वो भी है कि जैसे जैसे एग्जाम लोगों के जा रहे थे, तो कोई आके बोल रहा है कि बहुत मुश्किल लगा पेपर, कोई आके बोल रहा है कि बहुत आसान था पेपर। मतलब ये सब थॉट्स माइंड में कह सकते हो कि एक साथ मिक्स हो रहे हैं। और ऊपर से मतलब जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, तो कि 3 दिन में एग्जाम है, 2 दिन में एग्जाम है, 1 दिन में एग्जाम है, तो वो भी थॉट्स आएंगे। तो मतलब नर्वसनेस, आई एम श्योर कि कोई भी स्टूडेंट है, चाहे उनका पहले से टॉप करते आ रहे हैं, या फिर उनके नॉर्मल रिजल्ट है, तो या फिर कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब सब सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नर्वसनेस का फैक्टर है, आई आई थिंक नर्वसनेस का फैक्टर तो सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा ही। लेकिन वो है कि मतलब मैं ट्राई कर रहा, मतलब मैं वही ट्राई करता था कि नर्वसनेस आ रही है, मतलब वो ठीक है, लेकिन माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स को मैं नहीं आने देता।
I try to keep कि सारे पॉजिटिव थॉट्स रहे कि एग्जाम जैसे मेरी मॉक्स जा रही थी लाइक एंड में भी मतलब जो अच्छी मॉक्स जा रही थी तो मैं वही सोच रहा हूँ कि जो एग्जाम में भी जाएगी एग्जाम जैसे जाएगी वो भी मेरी मॉक्स की तरह ही अच्छी जाएगी और कॉन्फिडेंस में भी मतलब ऐसा ऐसा एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट नहीं था मैं कि एग्जाम के पहले कि हाँ मुझे एग्जाम में जाके 300 मार्क्स लाने हैं या फिर 100% लानी है ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं था मैं नर्वस तो डेफिनेटली मैं था लेकिन लाइक आई ट्राई टू कीप काम एंड लाइक जो एग्जाम में मॉक के टाइम भी जैसे विथ विदाउट प्रेशर हाँ लाइक मॉक एग्जाम में विदाउट प्रेशर जैसे दिया था वैसे ही आई ट्राई कि जो जेई का फाइनल एग्जाम है वो भी मैं विदाउट प्रेशर दे दूँ तो मतलब वही है कि थोड़ा कामनेस और पॉजिटिव थॉट्स रखना चाहिए ताकि मतलब जेई के फाइनल डे में भी कोई प्रॉब्लम ओके, तो अब जब सब कुछ खत्म हो गया, लाइक पेपर प्रिपरेशन, वेट, एवरीथिंग इज ओवर, जब फाइनल रिजल्ट आया, व्हाट वाज द रिएक्शन? लाइक सबका, आपका, घर का, फैमिली का, सबका। नहीं या जो रिजल्ट हमारा अनाउंस हुआ था आई थिंक सुबह 4 या 5 बजे के आसपास हुआ था तब डेफिनेटली मैं तो सो रहा था लेकिन मैं रात को जो क्रेडेंशियल थे वो फ्रेंड्स को दे के रखा था तो आई रिमेम्बर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सबसे पहले सुबह उठ के लाइक मेरा रिजल्ट देख के मैसेज किया था कि तुम्हारे 100% आए है और so on। और मैं जब उठा तो मतलब फैमिली में बहुत ही लाइक सब खुश थे मतलब मैंने मेरे मॉम तो गए थे बाकी मेरी दीदी को और मेरे पापा को भी मैंने उठ के बताया कि 100% आया रिजल्ट आया और मतलब तभी भी मुझे ये रैंक के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता था सिर्फ 100% रिजल्ट आया वो मतलब जब सेशन 1 का रिजल्ट आया था तब की बात है क्योंकि तब रैंक वगैरह डिसाइड नहीं हुए थे तो मतलब आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी कि 100% जो शिफ्ट 1 में मतलब पहली शिफ्ट में आ गए एंड जब फाइनल रिजल्ट आया रैंक के साथ तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं ऐसे कि जिनके 100% आए होंगे कि जिसकी वजह से मेरा रैंक थोड़ा और भी नीचे जा सकता है लेकिन आई एम श्योर इट वाज रियली बेटर देन लाइक बहुत बहुत सब लोग खुश थे और स्पेशली कोचिंग में भी जो टीचर्स और वो सब थे उनके लिए भी लाइक एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा रिजल्ट आया था तो मतलब कह सकते हैं कि वो लोग शॉक भी थे और खुश भी थे एट द सेम पॉइंट तो बहुत ही लाइक कह सकते हैं खुशी का माहौल था सब जगह ऑलमोस्ट लाइक फेस्टिवल जैसा चल रहा था 1 2 दिन तो अच्छा, was your family expecting this result? Okay, so family was not really like expecting from me कि मैं पूरे इंडिया में टॉप करूँ ऐसा कुछ they wanted कि तुम जो रिजल्ट तुम्हें अच्छा लग रहा है उतना रिजल्ट तुम्हारा आ जाना चाहिए that's what they expected from me so and लेकिन like ये रिजल्ट के बाद वो of course काफी खुशी हुई और फैमिली मेंबर्स और बहुत सारे रिलेटिव्स का भी उनको मैसेज आया तो मतलब वो भी मतलब फैमिली का यही है कि जो रिलेटिव से भी मतलब बात हुई तो वो भी अच्छा लगता है मतलब बहुत खुश थे जी, एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस जो आप देना चाहोगे? वन मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस जो मैं सबको देना चाहूंगा वो यही है कि आपको लाइक एग्जाम डे तक कभी भी मतलब आ, मैं कहूंगा कि हार नहीं माननी है लाइक खुद को मोटिवेटेड रखो अभी या तो किसी सीनियर से बात कर सकते हो या तो पेरेंट्स से बात कर सकते हो क्योंकि मतलब ये हर कोई के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम खुद से मोटिवेटेड रहे कई लोगों को ऐसा होता है कि हमें किसी ना किसी लाइक की जरूरत होती है कि जो हमें मोटिवेट करता है तो या तो आप टीचर से बात कर सकते हो या फ्रेंड से बात कर सकते हो फैमिली मेंबर से बात कर सकते हो लेकिन किसी ना किसी भी सोर्स से मतलब आप को मतलब हार नहीं माननी है कोई भी पॉइंट आ जाए आप अपना लाइक मेहनत करते रहो जो भी मतलब आप अपना बेस्ट देते रहो और लाइक साथ ही साथ पॉजिटिव माइंडसेट रखो जितना पॉजिटिव माइंडसेट आप रखोगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है लाइक क्योंकि अगर मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं अगर मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं ऐसा सोचने लगूं कि मेरे छः की फाइनल एग्जाम में भी 250 मार्क्स ही आएंगे तो मतलब या 200 मार्क्स या फिर कम मार्क्स आएंगे ऐसा कुछ नहीं मतलब मैं खुद से तो वही ट्राई करूंगा कि जो मेरा जो पोटेंशियल का रिजल्ट है मैं उस उतना या फिर उससे अच्छा रहूं मतलब आप किसी और को कंपेयर करने से अच्छा आप खुद के पोटेंशियल से आपको कंपेयर करो
कि खुद का पोटेंशियल क्या है, कि मेरा पोटेंशियल अगर इतना है तो मुझे एटलीस्ट इतना रिजल्ट लाना है, मैं उससे भी इम्प्रूव कर सकता हूँ बाद में। लेकिन अगर मेरा पोटेंशियल ये है तो मैं अपना ट्राई करूंगा कि मैं अपने पोटेंशियल के लेवल का एग्जाम लिखूँ और उतना रिजल्ट आए। तो मतलब वही है कि आप दूसरे लोगों से कंपेयर करने से अच्छा खुद का पोटेंशियल देख के खुद के पोटेंशियल से कंपेयर करके खुद को इम्प्रूव करो। What was your best method to handle stress and pressure? ओके, स्ट्रेस एंड प्रेशर जो मतलब कभी कभी या तो ऐसा लगे कि पढ़ाई बहुत ज्यादा लग रही है, या तो फिर कभी कभी वर्क, अगर वर्क ज्यादा है तो मतलब हमें मतलब कंप्लीट तो करना है कुछ भी करके, तो मतलब उसके बीच में कोई ब्रेक लेके, मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा पढ़ाई हो रही है तो उसके मतलब जो पढ़ाई का सेशन है उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा ब्रेक्स लेके फैमिली मेंबर से बात की या फ्रेंड्स से बात की, वो चीज एक हेल्प करती है। या तो फिर आई एम श्योर, मतलब एक चीज जो मुझे हेल्प की थी कि जिससे स्ट्रेस या प्रेशर हो सके उतना कम रहा मेरे लिए, वो है कि मैं डेली मेरे एक फ्रेंड्स के कांटेक्ट में था, ताकि मतलब एक फ्रेंड्स के ग्रुप कह सकते हैं, एक ग्रुप के कांटेक्ट में था कि जिसमें हम एटलीस्ट 30 मिनट्स जितना चिल चिल डिस्कशन कर ले, तो मतलब वो एक रिलैक्सेशन भी हो जाता है, स्ट्रेस रिलीवर भी हो जाता है, Mhm. और उससे ऐसा भी नहीं लगता कि पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। तो मतलब वही है कि वो जो जो वो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसके साथ Mhm. डिस्कशन करके मतलब ऐसे ही रैंडमली कुछ भी बातें कर रहे हैं तो वो एक हेल्प कर रहा है। और बाकी आ, कुछ फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना काफी इम्पोर्टेंट है। लाइक ऐसा भी नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा दिन बुक्स के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली के साथ सिर्फ खाने के लिए या सोने के लिए जा रहे हो, ये भी नहीं चलेगा। तो मतलब फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना काफी इम्पोर्टेंट है, उससे भी मतलब आपको बहुत ही लाइक स्ट्रेस कह सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है तो बहुत ही हेल्प मिलेगी रिलीव स्ट्रेस रिलीव करने में। Okay. So according to you, what are the most common mistakes जो स्टूडेंट जो है वो करते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड करनी चाहिए? ओके, सो एक तो जो है कि मैं देख रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अभी, इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग लाइक या तो यूट्यूब पे या तो इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी टेलीग्राम कोई भी सोशल मीडिया ऐप है उस पे टाइम वेस्ट करते हैं। आई मीन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स की तो यही प्रॉब्लम है कि उनका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया और मोबाइल की वजह से। तो मतलब उनको मैं यही कहूंगा कि आप ये भी मतलब नहीं कह सकते कि मैं कल से एकदम बंद कर दूंगा, क्योंकि आई एम श्योर अगर आप उसको, अगर आप जे के बारे में खुद के लिए मतलब अगर आपके माइंड में अगर आइडिया है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिर भी कर रहे हो, तो आपने ये तो एक बार ट्राई कर ही लिया होगा कि मैं कल से एकदम बंद करूंगा और फिर भी नहीं होने वाला। तो उससे अच्छा है लाइक आप वो टाइम कम करते रहो, धीरे धीरे कम करते रहो। और मतलब वही है कि जो आप अपना जो सोशल मीडिया का एडिक्शन जैसा है उसको हटाओ पहले तो। क्योंकि मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है अभी अच्छे मार्क्स आ रहे तो आते रहेंगे सोशल मीडिया से तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ता ही है। मतलब एक बार अगर वो एडिक्शन जैसा बन गया तो आपको पढ़ाई में एक टाइम के बाद इंटरेस्ट कम लगेगा जितना सोशल मीडिया में लग रहा है। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप सोशल मीडिया को हो सके उतना अवॉइड करो। और दूसरी मिस्टेक जो मैंने बताई थी कि जो एग्जाम के बाद पेपर को एनालाइज करना काफी जरूरी है, वो भी मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। तो मतलब वो आपको नहीं करना चाहिए कि एग्जाम खत्म हो गई और आपने एग्जाम के मार्क्स देखे या तो अच्छे है या तो बुरे आए, मार्क्स खत्म, ये नहीं। उससे अच्छा आप लाइक जो एग्जाम खत्म हुए उसके बाद पेपर को एनालाइज करो। और पेपर मतलब जो मैंने मतलब पेपर सॉल्विंग के बारे में जो टिप्स दी थी वही है कि आप पेपर को एनालाइज करके जो क्वेश्चन गलत हुए, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए वो सब देखो। मतलब पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही है कि कोई कई स्टूडेंट का मैंने ये भी सुना है कि सिलेबस नहीं हुआ तो एग्जाम नहीं दे रहे वो सब। आई वुड सजेस्ट कि आपको एग्जाम देनी चाहिए। तो कोई भी मतलब एग्जाम देने में एक्सक्यूज मत दो, सारी एग्जाम्स दो, एग्जाम से ही आपको पता चल रहा है कि आप अभी क्या सिचुएशन पर हो। तो मतलब एग्जाम देने को अवॉइड मत करो, हो सके उतनी ज्यादा भी एग्जाम दो, या तो फिर प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम दो कि ये
ये टॉपिक्स के प्रिपरेशन हो गए तो उसकी एग्जाम दे दो, लेकिन कोई भी टॉपिक्स को ऐसे प्रिपेयर मत करो कि बस मैंने पढ़ लिया हो गया, उसकी एग्जाम नहीं दिए। ये मतलब हेल्प नहीं करने वाला आपको, क्योंकि जब बाद में बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ आएंगे तो ये चैप्टर की जिसके आपने कभी भी एग्जाम नहीं दी उसमें आपको बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब 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 आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसकी एग्जाम साथ में ही देते रहो, तो वो काफी इम्पोर्टेंट होगा। ओके, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट? ओके, आई थिंक अब तक अगर आपने सबने सुना होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि मेरे लिए ये आंसर कंसिस्टेंसी ही रहने वाला है। हार्ड वर्क के ऑपोजिट, लाइक हार्ड वर्क को नहीं करना है ऐसा तो हम्म। नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जेई की प्रिपरेशन के लिए आपको जो डेली वर्क करना है, जो कंसिस्टेंटली वर्क करना है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क में तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एग्जाम के 2 दिन पहले हार्ड वर्क कर लो और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला लो, लेकिन उससे शायद वो एग्जाम में फायदा हो, लेकिन जो आपको एंड में जो फायदा चाहिए, जो जेई के डी डे पे फायदा चाहिए, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना काफी जरूरी है। और ठीक है, अगर आप जो अभी वीडियो देख रहे हो और अब तक आप कंसिस्टेंट नहीं थे तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अरे यार मैं अब तक ये कर रहा था। आप अभी से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन वही है कि जो जेई का डे है तब तक आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपको मतलब वही जो जेई में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला वो कंसिस्टेंसी है। तो वो तो डेली का डेली वर्क भी है और क्वेश्चन सॉल्विंग भी है, और मतलब वही है कि कंसिस्टेंटली आप जेई के प्रिपरेशन करते रहो। आपके अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस में? बहुत ज्यादा, मतलब आप ये मतलब मेंटल हेल्थ किसी भी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। लाइक अगर आपको आई मीन खराब मेंटल हेल्थ के साथ तो ऐसे लाइक ठीक है, मतलब मुश्किल है सब कुछ चीजें। तो जेई की जर्नी में भी आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका ध्यान रखना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जैसे मैंने बोला कि आप एक तो फैमिली के कांटेक्ट में फैमिली के साथ कांटेक्ट बनाए रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो जेई की प्रिपरेशन के लिए घर से दूर भी गए होते हैं, तो उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फैमिली के साथ कांटेक्ट बनाए रखें। और ऐसे ही दिन के बारे में बता सकते हो या फिर थोड़ी बहुत बातें कर सकते हो एग्जाम के बारे में या कुछ भी हो फैमिली के बारे में। तो मतलब फैमिली के साथ कांटेक्ट रखिए ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी अच्छी रहे। और बाकी जो जेई का प्रिपरेशन है उसमें भी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपको आपकी मतलब फिजिकल हेल्थ भी उतनी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप भी रखनी है और फूड हैबिट्स भी अपनी ठीक रखनी है। मतलब ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन या डेफिनेटली मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट ओके, कोई मेंटर या स्पेसिफिक रोल मॉडल पूरे जर्नी में? है। रोल मॉडल, ओके, मे भी थोड़ा शॉकिंग लग सकता है सबको, लेकिन ठीक है, मतलब कह सकते हैं एक मैं लाइक एनीमे वॉचर हूँ और मैं मतलब 11 से पहले से भी मैं एनीमे देखता था। और मैं वन पीस का बहुत बड़ा फैन हूँ। और एक और फन फैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जो ट्रिपल आईटी कॉलेज है हमारी, उसमें लाइक जो एडमिशन के टाइम फॉर्म होता है उसमें भी आपको रोल मॉडल के बारे में लिखना होता है। तो मैंने वहां पे भी वन पीस का जो मेन कैरेक्टर है लूफी, उसके बारे में लिखा था। तो उसकी सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि वो हमें गिव अप नहीं करना है भाई, और हमारा लाइक माइंड भी फ्री रहना चाहिए। लाइक मैं कभी भी मतलब मेरे पेरेंट्स भी मतलब मैं पेरेंट्स से ऐसा स्ट्रेस नहीं देता था कि अगर अभी कम मार्क्स आए तो पेरेंट्स क्या कहेंगे या फिर वो सब। मैं बहुत ही उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। मैं मतलब मैं खुद से ही इतना कर लेता था कि अगर मेरे कम मार्क्स आए तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, तो मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा। तो मतलब वही है कि एक तो माइंड फ्री रखना है और जो गिव अप नहीं करना है। हमारी जो जेई की जर्नी है 2 साल तक कंटिन्यूसली, तो वो दोनों में मुझे काफी हेल्प मिली थी, जो मैं बोल रहा हूँ आ, लूफी से। तो मतलब वो कह सकते हैं कि मे बी काइंड ऑफ रोल मॉडल है। बाकी स्पेसिफिक कोई पर्सन तो मुझे याद नहीं आ रहा। That was indeed a very interesting answer. एंड अब मैं अगली चीज वन पीस देखने वाली हूँ।
ओके, तो आपकी जेईई जर्नी का सबसे फनीएस्ट मोमेंट क्या था पूरी जर्नी का? हम्म, सबसे फनीएस्ट मोमेंट मतलब फनीएस्ट मोमेंट मतलब एक मोमेंट तो अभी कह सकते हैं कि याद नहीं आ रहा, लेकिन जो फनी मोमेंट्स अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ तो मोस्ट ऑफ मोमेंट्स वही है कि जो हम जो मैं कोचिंग कोचिंग में जाके जब हम मतलब सेल्फ स्टडी रूम में पढ़ाई करते थे, तो उसके बाद जब लाइक हमारा फिक्स फिक्स टाइम था, जो ब्रेक का टाइम होता था, तो उसमें हम सब फ्रेंड्स कैंटीन में जाके कुछ ना कुछ या तो खाते थे या तो फिर बातें करते थे। तो आई एम श्योर कि वहां से बहुत सारी मेमोरीज बनी है, जो कैंटीन में जो कोचिंग के कैंटीन में जाते थे हम लोग वो। और एक चीज हाँ वो भी है कि जैसे जो मतलब मेरी जो शिफ्ट और सेंटर था सी का, वो मतलब मोस्ट ऑफ मेरे फ्रेंड सर्कल से और सबसे अलग था। तो मतलब मैं ऐसा मानता था कि अरे यार मेरा तो ये बहुत ही अलग आया है, तो इसकी वजह से मेरी एग्जाम मतलब अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा लाइक फोमो टाइप होता था कि वो सब तो वो सेंटर पे और मैं अकेला इस सेंटर में हूँ, तो मेरे साथ तो क्या हो सकता है ऐसा। मतलब मैं ऐसा मानता था, लेकिन मतलब होपफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो मतलब इट्स गुड फॉर मी। बट यार मतलब एक ये भी चीज थी कि मैं ऐसा गलत मान रहा था कि सबसे अलग है, तो मतलब कुछ बुरा हो सकता है मेरे साथ, बट वो गलत था। ओके, तो हम सब जानते हैं कि यार स्क्रोलिंग इज एन एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन इज अ क्लिक अवे, लाइक लिटरली यू कैन स्पेंड सो मच ऑफ टाइम जस्ट स्क्रोलिंग रील्स एंड मीम्स. So how did you maintain your focus? And was there any like detox strategy, story or anything? हाँ या डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो हमारा जी की एग्जाम है, वो मतलब जो फर्स्ट फर्स्ट सेशन था वो जनवरी एंड में ही था। तो मतलब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही थी, तो मतलब मेनली हमारा तो मतलब मेरा तो मोटिव ऐसा रहता है कि मैं लाइक जो रिसोर्सेस है वो पाने की कोशिश करूँ नेट से या फिर कहीं से भी। लेकिन साथ साथ मतलब कहीं ना कहीं आपको पता चले या ना चले, हम सोशल मीडिया पे या तो यूट्यूब पे या तो इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी पहुंच ही जाते हैं। तो मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जो मैं जनवरी का स्टार्ट और दिसंबर के एंड के बाद, हाँ दिसंबर के एंड में ही मेरा जो मतलब मैं स्क्रीन टाइम देख रहा था वो काफी बढ़ता जा रहा था। तो इसके और हमारी डेली एग्जाम्स भी चल रही थी, और उसके बीच मतलब एग्जाम्स के बाद जो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए ही चाहिए था। मतलब मैंने या तो कुछ ना कुछ ट्राई किया, लेकिन फिर भी मतलब अगर मैं घर पे हूँ क्योंकि मैं कोचिंग पे जाता था, तब तो मेरे पास मोबाइल वगैरह नहीं रहता था, लेकिन मैं घर पे था तो मोबाइल मेरे साथ ही था, तो मतलब वो एक डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए भी रह चुका है। लेकिन उसके लिए मैंने ये मतलब जो मैंने सॉल्यूशन ट्राई किया था वो ये था कि मैंने लाइक अपने मम्मी को बता दिया कि मोबाइल का यूज अभी बढ़ रहा है और मुझे एग्जाम में भी मतलब वो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। मतलब मैं खुद तो जानता ही था कि मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं मतलब हाँ, जैसे हमने रिसोर्स लेने के लिए ओपन किया हो और वहां से कहीं पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। तो आई डिसाइडेड टू कम्प्लीटली लाइक नॉट यूज मोबाइल एट ऑल। तो उसके लिए मैंने मम्मी को बोल दिया कि आप रखो मोबाइल, और आप उसको कहीं ऐसी जगह पे रख दो कि जहाँ पे मैं ना दे पाऊँ। तो उन्होंने ही मतलब मैंने मम्मी को ही दे दिया था, उन्होंने ही मोबाइल रख दिया था। और मतलब हमारी ये भी डील हुई थी कि जो वीक में एक बार जो भी एग्जाम के बाद मुझे चाहिए होगा, मतलब मैं यूजुअली वीकेंड पे लेता था, तो तभी मैं ले सकता था, ताकि मैं किसी फ्रेंड से अगर बात करनी है तो वो भी कर सकता हूँ। लेकिन यही है कि मैंने लास्ट जो एक मंथ था जिसमें मतलब जी सबसे पास थी, तभी मुझे खुद को भी ये करना पड़ा था डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए, कि मैंने अपना मोबाइल पेरेंट्स को दे दिया और उन्होंने रख दिया, ताकि मैं मोबाइल को यूज ना कर पाऊँ। और उससे काफी मतलब कह सकते थे कि जो घर पे प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ रही थी, जो पढ़ने का टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम और पेपर्स को एनालाइज करना जो सबसे इम्पोर्टेंट था लास्ट मंथ में, पेपर्स को एनालाइज करना, वो घर पे भी मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई। तो मतलब वही कि मैंने पेरेंट्स को ही दे दिया मोबाइल के, आप रखो और मुझे मैं पूछूं तो भी मत देना, एक वीक के बाद ही देना करके ऐसा। Okay.
देखो, जेई प्रिपरेशन का एक बड़ा चैलेंज रहता है सोशल लाइफ बैलेंस। लव, फ्रेंडशिप, फैमिली सब कुछ इम्पैक्ट होता है। सो व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट रिलेशनशिप in JEE preparation? Because sometimes those connections push you to achieve bigger goals, and sometimes you have to push those connections to achieve bigger goals. या डेफिनेटली लाइक आपने बोला लव, फ्रेंडशिप्स एंड फैमिलीज, तीनों के बारे में लाइक तीनों का असर जेई की जर्नी में पड़ता ही है, लेकिन अ, वही है कि आप पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट दे रहे हैं या फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट। तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी है। अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट कोई भी चीज दे रही है आपको, तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए या फिर डिस्कशन करना चाहिए कि आप उन्हें बताओ। अगर फैमिली की वजह से भी आपको स्टडी टाइम कम हो रहा है तो आप उनसे भी बात कर सकते हो, फ्रेंड्स की वजह से हो रहा है तो उनसे भी। और अगर आप रिलेशनशिप में हो और अगर आपके पार्टनर की वजह से भी अगर आपकी जेई प्रिपरेशन में नेगेटिव इम्पैक्ट हो रही है तो आपको उनके साथ भी डिस्कशन करना चाहिए। और जो 2 साल है जेई के, वो आपको मतलब आपका ये 2 साल के लिए मेन जो फोकस है वो जेई पे ही होना चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको ये सब जो फ्रेंड्स, फैमिली या पार्टनर या रिलेशनशिप्स है, मतलब आपको उनसे लाइक आपको उनसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट कैसे पड़े वो आप सोचो। कि आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हो एग्जाम के लिए, या फिर वो आपको हेल्प कर सकते हैं, किस तरह हेल्प कर सकते हैं एग्जाम के लिए। जैसे मैं फ्रेंड्स की बात करूँ, जो मैं बैचमेट्स की बात करूँ, हमारे बैचमेट्स मतलब काफी सपोर्टिंग थे, हेल्पफुल थे। कि जो हमारे कोई भी एग्जाम्स हो तो हम सब एक दूसरे को मतलब एग्जाम के बाद हम पेपर इस तरह से डिस्कस करते थे कि जैसे मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया और मेरे फ्रेंड को आ गया तो उसने मुझे बताया कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही मतलब अगर कोई क्वेश्चन मुझे आ गया और उसको नहीं आ रहा है तो मैं उसको बता रहा हूँ। तो मतलब ये चीज काफी हेल्प करती है कि आप एग्जाम के पेपर्स फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। और फैमिली के साथ भी मतलब कोई फैमिली के साथ अगर फैमिली कोई फंक्शन में जा रही है तो हमारा भी उस फंक्शन में जाना जरूरी है। लाइक आई रिमेम्बर हमारे मतलब वेरी क्लोज रिलेटिव की शादी भी हुई थी, और वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स की भी शादी हुई थी। और वो दोनों में मैं नहीं जा पाया था क्योंकि कहीं ना कहीं या तो फिर मेरी एग्जाम पास थी या तो फिर कोई एग्जाम उसी दिन पे थी या तो फिर पढ़ाई चल रही थी। और उसके अलावा सोशल लाइफ के बारे में बोले तो अ, जैसे फेस्टिवल्स हो गए, अगर गुजरात में देखे या फिर मेरे होम टाउन में देखे तो उत्तरायण, होली, नवरात्रि, दिवाली, ये सब का जो सेलिब्रेशन होता है वो काफी ह्यूज सेलिब्रेशन होता है। मैं खुद भी हमेशा बहुत ही एंथुसियास्टिकली लाइक पार्टिसिपेट करता हूँ सारे फेस्टिवल्स में। लेकिन जो जी के 2 साल थे उसमें मुझे भी या तो मिनिमाइज करना पड़ा था या तो स्टॉप करना पड़ा था। लाइक मैं पार्टिसिपेट नहीं करता फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में भी, या तो फिर बहुत ही कम किया, लाइक बहुत ही कम टाइम के लिए। तो मतलब वो भी है कि वो भी हमें बैलेंस करना पड़ा कि फेस्टिवल्स के टाइम भी जो हमारा पढ़ाई है वो रुकना नहीं चाहिए। जैसे दिवाली वेकेशन मिल रहा था हमें, पूरा दिवाली मतलब जो जेई के जस्ट पहले वाला दिवाली वेकेशन था, आई रिमेम्बर कि वहाँ पे भी मैंने लाइक बहुत ही अच्छे से रिवीजन चल रहा था हमारा, तो लाइक काफी मेहनत की थी। और उसके अलावा फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ भी मतलब अगर आपके फ्रेंड्स होंगे, मतलब सबके ऐसे मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं कि जो बोले कि चल वहाँ पे घूमने जाना है या फिर उस सब, तो मतलब वो भी अगर आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली मना ही करना पड़ेगा। बाकी एक वो है कि अगर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही, जैसे मैं खुद का एग्जांपल दूं तो मैं एक फ्रेंड के साथ मतलब वीकली एक बार हर संडे मतलब रिलैक्स करने के लिए बाहर जाता था। और वैसे आप अगर मतलब जैसे वो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं कर रही है 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए तो जा सकते हैं ऐसा मतलब। तो आपको फ्रेंड्स के साथ थोड़ा माइंड रिलैक्स या फिर स्ट्रेस रिलीव टाइप जो मतलब पढ़ाई पढ़ाई के अलावा भी कुछ करना है तो वो भी करना चाहिए। लेकिन अगर आपका पढ़ाई का टाइम है और अगर आपका फ्रेंड आके बोल रहा है कि नहीं चलो वहाँ पे जाना है तो आपको डेफिनेटली मना करना पड़ेगा। आपका पहला जो फोकस है वो पढ़ाई होनी चाहिए। तो वैसे ही मतलब जो मेन चीज है कि जो इम्पैक्ट जो जेई की जर्नी पे पड़ने ही वाला है फ्रेंड्स फैमिलीज या रिलेशनशिप सभी सभी की वजह से, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि वो इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़े ना, आपको आपके जेई की जर्नी पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। वो
आपको ध्यान रखना चाहिए। That was a great answer. Now, picture this. There's a student sitting right now, listening to this podcast and questioning कि क्या वो भी कर सकता है? So, is there any specific strategy you would like to share, not just related to studies, but about a resilient and strong mindset? डेफिनेटली लाइक जैसे आपने बोला रेजिलिएंट एंड स्ट्रांग माइंडसेट रखना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी मतलब आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप सबको बता रहे हैं कि मैं तो इस बार 300 मार्क ही लाऊंगा, मैं तो टॉप करूंगा। मतलब ऐसे नहीं, आपको पता है कि आप वहाँ पे हो, आपको आपका लेवल पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट भी ऐसा करो कि जो मेरा लेवल है मैं एटलीस्ट वो अचीव करके रहूंगा, और मुझे इससे भी इम्प्रूव करना है। तो मतलब जो एक आपका Hmm. जो लेवल है या फिर आपका जो पोटेंशियल है मार्क्स स्कोर करने का या फिर जेई के रिजल्ट का, आपको एटलीस्ट वहां तक रहना है, और आपको इम्प्रूव मतलब आपको कोशिश करनी है कि आप उसको इम्प्रूव करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक बार मतलब ऐसा Hmm. भी नहीं है कि जो 11th में मतलब आपको बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हो तो आप जेई भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ कि जिनका 11th इतना अच्छा नहीं रहा और 11th में बहुत कम मार्क्स आते थे, लेकिन उन्होंने मतलब ठान लिया कि मैं 12th में आके अपनी जो जेई के रिजल्ट के लिए मेहनत करूंगा वो मतलब डबल कर दूंगा या ट्रिपल कर दूंगा। मतलब उन्होंने मेहनत की है कि 11th और 12th दोनों को भी अच्छे से रिवाइज किया है, और मतलब जो 11th का उनको लगता था कि वीक है वो सब भी कंप्लीट किया है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे जो मुझे मतलब ऐसे ही बोलते थे कि अरे मेरा तो 11th बर्बाद हो गया, अभी मैं क्या करूंगा 12th में। मतलब ऐसा सोचना नहीं चाहिए, उससे अच्छा आप ये सोचो कि 11th मेरा क्यों बर्बाद, मतलब 11th क्यों बर्बाद हुआ था वो तो मुझे नहीं रिपीट करना है, और ऊपर से जो बर्बाद हुआ है ऐसा आपको लग रहा है जो चैप्टर्स या जो टॉपिक्स की वजह से, वो टॉपिक्स को भी आप 12th में आके कवर कर सकते हो। तो आपको मतलब उसको कवर करने पे ध्यान रखना चाहिए, उससे मतलब रादर देन कि अरे यार मेरा इलाज बर्बाद हो गया, ये जो माइंड सेट रखोगे उसको मतलब माइंड में से ऐसा थोड़ा तो निकाल ही देना चाहिए कि इलाज बर्बाद हो गया ऐसा कुछ। आपको माइंड में उससे अच्छा ऐसा रखना चाहिए कि इलेवंथ के ये टॉपिक्स मेरे वीक है, तो उसको मैं कैसे 12th में इम्प्रूव करूंगा। मतलब हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th में हो या 12th शुरू हुआ है या 12th खत्म होने वाला है, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो, और मतलब कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखो के लिए। So, Meet, before we end, any final thought for every student, हर aspirant जो अपनी कहानी अभी खुद लिख रहा है? अब तक जो इस पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिला होगा, काफी सारे मोटिवेशनल चीजें ऑलरेडी आपने सुनी होगी आई एम श्योर। तो इट्स टाइम कि आपको उनको अप्लाई भी करना चाहिए। मेक श्योर दैट योर योर जो अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा वो पूरा टाइम आपका काउंट है, और मतलब इसके आज के बाद से भी आप मतलब कोई भी चीज के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो अपना। जो भी टाइम आप लगा रहे हो सारी की सारी मतलब आपके जो जेई का फाइनल रिजल्ट है उसको मतलब उसके ऊपर इम्पेक्ट डाल रहा है। मतलब आपको अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि मैं जो भी अभी कर रहा हूँ वो मुझे हेल्प करना चाहिए जेई की फाइनल रिजल्ट के लिए। तो मतलब डजेंट मैटर अभी आप का स्टेटस क्या है कि अभी आप मतलब अगर आप कहीं पढ़ाई अभी कम चल रही है या फिर थोड़ी कमजोर चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है या फिर बहुत अच्छी चल रही है ऑलरेडी, तो वेल एंड गुड। लेकिन आपको नेगेटिव थॉट सारे माइंड से हटा हटा देने चाहिए। अभी से ही पॉजिटिव थॉट्स माइंड में रखो, और मतलब एंड तक आपके माइंड में सिर्फ पॉजिटिविटी रहनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, खुद पे बिलीव रखो। And I'm sure you are also able to be 100% alert, and I'm sure कि आपका भी ऐसे ही पॉडकास्ट ले सके कोई नेक्स्ट ईयर। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर सी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक रैंक की कहानी नहीं थी. दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ अ माइंड सेट, एंड जस्ट लाइक मीत सेड कि अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो. तेरा ग्रोथ पक्का है.